चलो अभी शुरू करते हैं एक्सरसाइज। कुछ सेंटेंसेस रह गए थे, 10-12 सेंटेंसेस बचे थे, ये करवा देते हैं। उसके बाद मॉडल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वर्ब का बेसिक पार्ट खत्म हो गया है, मॉडल्स हमें करने हैं बस, ठीक है। आज से मॉडल स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे आज और कल की क्लास में कंप्लीट हो जाए। वैसे हम खुद खुद से बहुत सारे क्वेश्चन करें वर्ब के, ठीक है। चलो अभी शुरू करते हैं। ही मे लिव लॉन्ग, हिज मदर सेड, हिज मदर प्रेड। अगर मदर ने प्रे करी है मतलब करी है पास्ट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में करी है, तो मे नहीं क्या आएगा, माइट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही रिटर्न द पर्स। अब देखो रिटर्न के साथ माना है बैक दे देता, नहीं आएगा। ही रिटर्न द पर्स दो ही कुड कीप इट वेरी इजीली। देखो भाई ऐसा है कैसा आएगा, ही कुड हैव केप्ट इट वेरी इजीली। मैं बताता हूँ क्या हुआ है, देख मेरी बात सुनो। कहीं भी मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, ध्यान रखना, बड़े काम की बात बता रहा हूँ। मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, ये पास्ट के इसको अनफुलफिल्ड एक्शन को दिखाता है। मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन को दिखाता है। जैसे मैं कहता हूँ आई शुड राइट द लेटर, और मैं कहता हूँ कि आई शुड हैव रिटन द लेटर। दोनों सेंटेंस फर्क है, पता है। आई शुड राइट द लेटर का मतलब कुछ भी हो सकता है ना। मुझे लेटर लिखना चाहिए या फिर मुझे लेटर लिखना चाहिए था, दोनों ही बातें ठीक है। तुम इसमें क्लियर नहीं कर सकते आई शुड राइट द लेटर, है ना। आई शुड राइट द लेटर, मुझे लेटर लिखना चाहिए, है ना। इस तरीके का है कि आई छोड़ो, मैं इससे कहता हूँ यू शुड राइट। अब मैं बैठा हूँ, ध्यान सुनो, मैं तुम्हें सजेशन दे रहा हूँ, है ना। इसलिए थोड़ा ठीक रहेगा, सजेशन दिया गया है। मैंने तुमसे कहा है तुम्हें लेटर लिखना चाहिए। अब वो किसी भी चीज़ के लिए है, माना किसी अथॉरिटी को लिख रहे हो, किसी को भी लिख रहे हो। अगर मैं कह रहा हूँ तुम्हें लेटर लिखना चाहिए, अगर मैं कह रहा हूँ तुम्हें लेटर लिखना चाहिए, सजेशन है, यू शुड राइट अ लेटर, लिखना चाहिए। बात इसमें प्रेजेंट की चल रही है, इसकी बात चल रही है प्रेजेंट की। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम्हें लेटर लिखना चाहिए था, लेकिन तुमने टाइम पर लेटर लिखा नहीं। अंडरस्टूड। अगर मैं कह रहा हूँ तुम्हें लेटर लिखना चाहिए था, लेकिन अगर मैं तुमसे सेंटेंस कर रहा हूँ तुम्हें लेटर लिखना चाहिए था, तो सोच के देखो, तुम्हें लिखना तो चाहिए था, लेकिन तुमने लिखा होगा। अगर मैंने ये लाइन कह दी तुम्हें लेटर लिखना चाहिए था, इसका अंडरस्टूड मीनिंग है कि तुमने लेटर नहीं लिखा, है ना। तो मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे शुड मॉडल है, हैव आया, रिटर्न आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर कहीं आ जाए, तो उसके बाद इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन को दिखाती है। यू शुड हैव रिटर्न लेटर मतलब तुम्हें लेटर लिखना चाहिए था। पास्ट का एक अनफुलफिल्ड एक्शन रह गया, फुलफिल नहीं हुआ, अनफुलफिल्ड, पूरा नहीं हो पाया। तुम्हें पास्ट में लेटर लिखना चाहिए था, लेकिन तुमने लिखा नहीं, और तुमने नहीं लिखा। इसीलिए अगर मैं सेंटेंस का मीनिंग निकालूं तो मीनिंग, सेंटेंस पॉजिटिव है लेकिन मीनिंग निकलेगा निगेटिव। यू शुड हैव रिटन अ लेटर, तुम्हें लेटर लिखना चाहिए था, लेकिन मीनिंग क्या है, मीनिंग है कि तुमने लेटर नहीं लिखा। वहीं मैं सेंटेंस को कह रहा हूँ ही रिटर्न द पर्स, उसने पर्स रिटर्न कर दिया, दो, हालांकि वो उसे बड़े आसानी से रख सकता था, लेकिन उसने वापस कर दिया है। अगर उसने वापस कर दिया है मतलब पर्स को रखना पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन है, जो कि उसने पास्ट में करा ही नहीं। तो मॉडल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन को दिखाते हैं। तो यहाँ पर कुड कीप नहीं आएगा, कुड हैव केप्ट आएगा। कुड हैव मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दो ही कुड हैव केप्ट, हालांकि वो इसको रख सकता था, लेकिन उसने रखा नहीं, उसने वापस कर दिया, ठीक है। वही सेम सेंटेंस है, जरा 34 नंबर देखो क्या। वेन यू वर यंग, जब तुम यंग थे, यू ought टू लर्न गुड हैबिट्स। बोले यार जब तुम यंग थे तब तुम्हें अच्छी आदतें सीखनी चाहिए थी। अगर मैं किसी को ये कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने यंग टाइम में अच्छी आदतें सीखनी चाहिए थी, इसका मतलब उसने अच्छी आदतें नहीं सीखी। और अगर नहीं सीखी तो तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें सीखनी चाहिए थी, पास्ट में नहीं सीख पाए तुम, तभी मैं तुम्हें प्रेजेंट में कह रहा हूँ कि यार कुछ सीखो, अच्छी आदतें। तो वेन यू वर यंग, जब तुम यंग थे, तो यू ऑट, और के साथ टू तो रहेगा ही, यू ऑट टू हैव लर्नड, यू ought to have learnt good habits, तुम्हें अच्छी आदतें सीखनी चाहिए थी। ought to के साथ have लगाओ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन, तुम्हें पास्ट में सीखनी चाहिए थी, तुमने नहीं सीखी, ठीक है। ये वो कहना चाह रहा है। ought to क्यों आया है, मॉरल सोशल ऑब्लिगेशंस के लिए ought to का यूज करते हैं जब भी कोई मॉरली या सोशली रिक्वायर्ड एक्शन है।
आप ऐसे एक्शन को बताना चाह रहे हैं जो समाज के रूप से जरूरी है, सोशली इंपॉर्टेंट है, मॉरली इंपॉर्टेंट है। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, देश के सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, देश को हमें हमेशा आगे रखना चाहिए, हमें अपनी मिट्टी का सम्मान करना चाहिए। ये सब सोशली रिक्वायर्ड एक्शन है, मॉरली रिक्वायर्ड एक्शन है। हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। ऐसे एक्शन के लिए ऑट टू का यूज करते हैं, इसलिए मॉडल आया ऑट टू। बाकी हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगाया? क्योंकि पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन था, मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई थिंक समझ में आया होगा, कोशिश तो बहुत करी है मैंने। 35 नंबर देखो भाई, 35 नंबर क्या कह रहा है? इफ यू गेट गुड मार्क्स, इफ यू गेट गुड मार्क्स आई शैल हैप्पी। अब देखो एक चीज है, शैल हो गया मॉडल, हैप्पी होता है एडजेक्टिव। हैप्पी क्या होता है? एडजेक्टिव। मैंने कहा जैसे एक चैप्टर है 9th क्लास में, आ हैप्पी प्रिंस। 9th क्लास की अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें चैप्टर आ हैप्पी प्रिंस। प्रिंस नाउन है, हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव। अब नाउन से पहले क्या आया? एडजेक्टिव आया, तो हैप्पी हो गया एडजेक्टिव। तो आई शैल हैप्पी एज मच एज यू, कि मैं, अगर तुम अच्छे मार्क्स लाते हो मैं तुम्हारे जितना ही खुश होऊंगा। लेकिन शैल तो हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल्स तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इसके साथ मेन वर्ब तो आई नहीं। अगर मेन वर्ब नहीं है तो लगाओ यार, आई शैल बी हैप्पी, बी मतलब होना। आई शैल बी हैप्पी एज मच एज यू, यहाँ पे वी लगाना पड़ेगा। हैप्पी देखने में लग रहा है भले सी वर्ब, लेकिन वर्ब है नहीं, हैप्पी एडजेक्टिव होता है। वी ऑट टू ऑनेस्ट, अब देखो वी ऑट टू होता है पूरा का पूरा मॉडल, ऑनेस्ट होता है एडजेक्टिव, है ना। मैं कहता हूँ एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन। बिजनेसमैन नाउन हो गया, ऑनेस्ट उसका एडजेक्टिव हो गया। अगर ऑनेस्ट एडजेक्टिव है तो ऑट टू के साथ वर्ब तो आएगी, वर्ब आएगी तो क्या लगाओगे? वी ऑट टू बी ऑनेस्ट। और ध्यान रखना, गलती बी पार्ट में होगी ना कि ए पार्ट में। किताब में हो सकता है ए में लिखा हो, या सिचुएशन कुछ ऐसी दे रखी है, लेकिन जो गलती मानी जाएगी वो बी पार्ट मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाला देखो, एक चीज होती है, हमेशा पहले वाले को देख के बाद वाले को गलत करते हैं। पहला वाला इससे कंप्लीट है, ऑट टू अपने आप में कंप्लीट रखा है, तो कुछ भी ऐड जब आप एक्स्ट्रा करते हो तो पहले पार्ट में ना करके दूसरे पार्ट में ऐड करते हो। इसलिए आप कहोगे वी ऑट टू बी ऑनेस्ट, और गलती होगी बी पार्ट में, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, इट इज वेरी कोल्ड हेयर, आई शुड ब्रिंग माई वुलन क्लॉथ्स बट आई डिडंट। कह रहा है इट्स वेरी कोल्ड हेयर, यहाँ पे बड़ी ठंडी है। आई शुड ब्रिंग माई वुलन क्लॉथ्स, मुझे अपने वुलन क्लॉथ्स लाने चाहिए थे। यहाँ पर ठंड है, मुझे अपने वुलन क्लॉथ्स लाने चाहिए थे, बट आई डिड नॉट, कि भाई मैं लेके नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे अपने वुलन क्लॉथ्स लाने चाहिए थे। अब अंडरस्टूड सी बात है, तुम्हें वुलन क्लॉथ्स लाने चाहिए थे लेकिन तुम नहीं लाए, मतलब पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन। तुम यहाँ पे आ गए लेकिन पास्ट में तुम्हें वुलन क्लॉथ्स लाने थे लेकिन तुम नहीं लाए, पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन। और पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन मतलब मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या कहोगे? आई शुड हैव ब्रॉट, है ना। I should have bought my woolen clothes, but I did not. I should have bought my woolen clothes, but I did not. ठीक है, अरे बड़ा इजी सेंटेंस है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। पास्ट का फुल एक्शन है, मॉडल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो 38 देखो, और आसान है 38 तो मजा ही आ जाएगा। आर यू यूज टू गेट अप अर्ली। यूज टू के साथ इज एम आर अगर आ जाए तो वर्ब की एंड फॉर्म आती है, तो गेट अप नहीं गेटिंग अप आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, 39 नंबर देख लो। Our knowledge of history does not come to our help, and sometimes we even fail to remember who invented America. ओहो, इन्वेंटेड नहीं, डिस्कवर्ड। हु इन्वेंटेड नहीं, क्या होगा? डिस्कवर्ड। भाई साहब, इन्वेंटेड और डिस्कवर में फर्क है, समझ रहे हो? किसी चीज को ढूंढना, समझे, किसी चीज को ढूंढना डिस्कवर है, और किसी चीज का निर्माण करना इन्वेंशन है। जैसे एग्जाम्पल मैं कहूँ कि ए ने बी को ढूंढा, दोनों ने आपस में शादी कर ली, तो ए ने जो बी को ढूंढा वो डिस्कवरी है ना। ए ने बी को ढूंढा और आपस में शादी कर ली, तो ए ने जो बी को ढूंढा वो डिस्कवरी है। ए डिस्कवर्ड बी, वो ढूंढ के लाया किसको? बी को, कि बी कहीं निवास कर रहा था या कर रही थी। लेकिन ए और बी की शादी हो गई, शादी होने के बाद ए और बी, है ना, इनके एक छोटा सा बेबी हुआ। अब ए और बी के एक बेबी हुआ जिसका नाम सी है, तो जो सी है दैट इज इन्वेंटेड, वो इन्वेंट करा गया है, और जो बी है वो डिस्कवर करा गया है। मुझे लगता है सबसे बेहतर एग्जाम्पल होगा आपको समझने के लिए, डिस्कवरी और इन्वेंशन में फर्क क्या है। ठीक है, एक तो रही है बात। बाकी जैसे आप देखते हो कि भाई बल्ब वॉज इन्वेंटेड और ये आयरन वॉज इन्वेंटेड, ये जो साइंटिस्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? इन्वेंट कर रहे हैं, वो खुद बना रहे हैं। जैसे मैंने कहा ए और बी की शादी हुई, तो ए ने बी को डिस्कवर करा, है ना, और उसके बाद इन्वेंशन हुआ किसका? सी का। तो मैं कह रहा हूँ कोई चीज़ तुमने बनाई है खुद से, तो वो इन्वेंशन है, उसको आप क्या कहोगे? वो इन्वेंशन कहोगे। लेकिन कोई चीज़ आपने ढूंढी है तो डिस्कवरी है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका किसी ने बना थोड़ी दिया, अमेरिका या इंडिया किसी ने बना थोड़ी दिया, ये तो ऐसी चीज़ थी जो पहले से प्रेजेंट थी कहीं ना कहीं, और प्रेजेंट है तो डिस्कवरी है। तो हु डिस्कवर्ड अमेरिका, इन्वेंटेड नहीं आया, दोनों में फर्क है, ध्यान रखना।
आई थिंक द न्यूज माइट ट्रू, भाई माइट के साथ बी लगाओ, माइट बी ट्रू, है ना, द न्यूज माइट बी ट्रू, बी आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखो, वेरी सून आई रियलाइज दैट ही इज एट फॉल्ट। आई रियलाइज, बात पास्ट की चल रही है, पास्ट की चल रही, तो ही इज या ही वॉज, ही वॉज, अरे बहुत आसान बात है। ही रिमेंबर्ड दैट हिज वीजा, रिमेंबर्ड बात प्रेजेंट की, पास्ट की, पास्ट की तो विल या वुड, क्या आएगा, वुड आएगा। आई वॉजंट एट द लास्ट मीटिंग एंड नाइदर वॉज यू। अब देखो, यू के साथ क्या आएगा, बताओ जरा, 43 सेंटेंस की बात कर रहे हैं, यू के साथ वॉज आएगा, वर आएगा, यू के साथ वर आएगा। आई वॉजंट एट द मीटिंग, मैं मीटिंग में नहीं था, मैंने आपको बताया था, सो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, या नाइदर या नॉर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, किसी की हाँ में हाँ करनी है, किसी की ना में ना करनी है, ये वाली बात मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ऐसे ही नाइदर या नॉर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब तुम्हें पता है वॉज वर्ब की बात हो रही है, लेकिन वॉज वर्ब आया आई के हिसाब से, यू के हिसाब से वॉज आएगा, वर आएगा, यू के हिसाब से वर आएगा, तो वॉज हटाओ वर लिखो। नाइदर की जगह पे चाहो तो नॉर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। नो डिसिप्लिनरी एक्शन, एक्शन है, एक्शन आर नहीं, एक्शन इज रिक्वायर्ड, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा। द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग, बताओ भाई, कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग नहीं, इज सिचुएटिंग, सिचुएट कर रही है, अभी कर रही है, थोड़ी देर बाद कहीं और चली जाएगी, थोड़ी देर उसका सी लेवल चेंज हो जाएगा, वो स्टेटिक सिचुएशन है। इज सिचुएटेड 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल, कि भाई सी लेवल से 2190 मीटर ऊपर है कैपिटल ऑफ यमन, ठीक है। तो ऑफ प्रोपोजिशन यमन उसका ऑब्जेक्ट है, कैपिटल के हिसाब से इज आया है, लेकिन इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि इज एम आर के साथ जब जब आईएनजी फॉर्म लगाते हैं वो किसी एक कंटिन्यूस एक्शन को दिखाती है, जो एक टेम्परेरी एक्शन होता है, कुछ समय के लिए कोई काम चल रहा है, राम खेल रहा है, कुछ समय के लिए राम इज प्लेइंग क्रिकेट, कुछ समय के लिए चल रहा है, उसके बाद वो चेंज हो जाएगा। लेकिन ये मान का बेसिकली सी लेवल होना, कि भाई 2190 मीटर अबव है सी लेवल से, ये एक फिक्स्ड सिचुएशन है, तो आईएनजी फॉर्म का यूज कर ही नहीं सकते सिचुएशन में। आप कहोगे इज सिचुएटेड, और ये जो सिचुएटेड होगा ये एडजेक्टिव होगा, यहाँ पे समझे, वर्ब मत समझ लेना, एडजेक्टिव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल है ये। Owing to heavy rain, the ship drowned in the middle of the ocean, ठीक है। अब देखो, मैं आपको बता चुका हूँ, एक होता है सिंक, एक होता है ड्रोन, ठीक है। देखो, सिंक और ड्रोन में फर्क होता है, सिंक और ड्रोन में क्या फर्क होता है, अगर कोई निर्जीव डूब रहा है ना, अगर कोई निर्जीव डूब रहा है, नॉन लिविंग डूब रहा है, तो सिंक लगाते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग के डूबने के लिए, दोनों का मतलब होता है डूबना, समझ रहे हो? दोनों का मीनिंग किससे निकलेगा, डूबने, सिंक माने भी डूबना है, ड्रोन माने भी डूबना है। नॉन लिविंग कोई डूब रहा है, सिंक लगाओ, लिविंग कोई डूब रहा है तो ड्रोन लगाओ, समझ गए। कोई व्यक्ति लिविंग है, उसको डूबने की बात कर रहा है तो ड्रोन लगाओगे, नॉन लिविंग के लिए सिंक लगाओगे। अब देख लो, द शिप ड्रोन्ड नहीं, द शिप सैंक, है ना, सिंक सैंक संक होता है, देखो, एक होता है सिंक, सेकंड फॉर्म होती है सैंक, थर्ड फॉर्म होती है संक, यहाँ पर सेकंड फॉर्म चाहिए, सैंक लगाओ। द शिप सैंक इन द मिडल ऑफ द ओशियन। नेक्स्ट देखो, इफ योर जॉगिंग क्लोथ्स वर नॉट मेड ऑफ परमिएबल फैब्रिक यू विल ड्रॉन इन, है ना, यू विल ड्रॉन, तुम जो हो उसमें बहुत ज्यादा क्या हो जाओगे, ड्रोन का मतलब यहाँ पर एक तरीके से डूब जाओगे, इन योर स्वेट, अपने पसीने, मतलब पसीने से बहुत ज्यादा भीग जाओगे अगर तुम्हारे पास जॉगिंग क्लोथ्स नहीं है परमिएबल फैब्रिक के बने हुए, ठीक है। कहना वो ये चाह रहा है कि बात पास्ट की है, और पास्ट की बात है तो विल की जगह किसका यूज करोगे, वुड का। ड्रॉन यहाँ पर सही क्यों है, क्योंकि बात चल रही है योर जॉगिंग क्लोथ्स, पर्सन की बात चल रही है, जॉगिंग करने वाला कौन होगा, पर्सन होगा, पर्सन होगा तो क्या होगा, बोले सर लिविंग होगा, और लिविंग के लिए ड्रॉन शब्द का यूज करना बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर ड्रॉन सही है। गलती है तो विल का क्या करोगे, वुड करोगे। रीजन क्या है, सेंटेंस पास्ट में है, और पास्ट में है तो मॉडल भी किस में आएगा, पास्ट में ही आएगा। 47 ये रहा हमारा, मुझे लगता है आपके बात समझ में आई होगी। और ये हमारे कुछ सेंटेंसेस हो गए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं मॉडल्स की। एक सेकंड रुकिएगा जरा, चलिए, न्यू पेज मैंने ले लिया है, मॉडल शुरू करते हैं। मॉडल्स की बात करें, मैं आपको बता चुका हूँ मॉडल्स हमारे क्या होते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक बात। दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन की, तो क्या कहेंगे, एक शब्द एक लाइन में कहूँ तो आप कहेंगे मॉडल जो है रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट द मूड ऑफ द स्पीकर,
बोलने वाले ने वो बात किस कॉन्टेक्स्ट में कही है, उसको डिफाइन करने का काम कौन करता है? मॉडल्स करते हैं। समझ रहे हो? मूड क्या है? मूड है बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू एट सम स्पेसिफिक टाइम या फिर कंडीशन। किसी स्पेसिफिक टाइम पे किसी स्पेसिफिक कंडीशन में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको आप क्या कह रहे हैं? मूड, मूड कह रहे हैं। और उस मूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ मॉडल्स के बारे में, तो हमारे पास 10 मॉडल्स हैं। ठीक है। चाहो तो फिर से लिख लेते हैं। कैन होता है, कुड होता है, मे होता है, माइट होता है, विल होता है, वुड होता है, शैल होता है, शुड होता है, मस्ट होता है, और ऑट टू होता है। टोटल हमारे पास 10 मॉडल्स हैं। समझने के लिए अगर मैं कहूँ तो 10 मॉडल्स हमें देखने हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ये 10 मॉडल्स को ही पढ़ना है। अब मैं बात करता हूँ कंडीशन की, तो मैं आपको उस हिसाब से लेके चलूंगा। बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, हम दो छोटे में ही निपटा लेंगे। मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, उनको ध्यान से देखते चलना, नोट्स बनाते चलना। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, मॉडल्स की बात। अब आप कहोगे सर और फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ आती है, ये वो, ये सब बातें मैं बता चुका हूँ, कुछ सेंटेंसेस भी करवा चुका हूँ, ये सब हो चुका है। ठीक है। तो मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बड़ी बेहतर बात है, आपको सबको पता होगी। मॉडल्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब बनते हैं, आपको पता होगा। मॉडल्स का काम है किसी बेसिकली सेंटेंस में किसी मूड को एक्सप्रेस करना, किस मूड से वो बात कही गई है। मूड क्या है? मैंने बताया, मूड स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक टाइम के आधार पे पॉइंट ऑफ व्यू है किसी का। ठीक है। ज़्यादा बेसिकली लैंग्वेज वाली बातें ना करके, किताबी बातें ना करके, कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है। बात करेंगे हम सीधे सेंटेंसेस पे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लिखना शुरू करो, मेरे साथ दो चार बढ़िया बढ़िया बातें। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं परमिशन की, कि अगर हमें परमिशन चाहिए, परमिशन या तो गिव है या फिर टेक है, या तो परमिशन देनी है या परमिशन लेनी है। परमिशन के लिए हमारे पास क्या क्या मॉडल्स हैं, तो मैं आपको बता दूं। परमिशन के लिए मेरे पास दो मॉडल्स हैं बेसिकली, मे होता है और एक होता है कैन। मे और कैन दोनों परमिशन के लिए होते हैं। मे जो है वो फॉर्मल परमिशन के लिए आता है। कैसी परमिशन? फॉर्मल परमिशन के लिए किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। अगर इनफॉर्मल परमिशन है तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। जैसे एक मिनट के लिए मान के चलो, तुमने अपने फ्रेंड से कोई परमिशन मांगी। अरे दोस्त तो घर की खेती है ना, तो दोस्त से जो आप परमिशन मांग रहे हो वो कैसी होगी? हमेशा इनफॉर्मल होगी। लेकिन वहीं आप एयरपोर्ट पे चेक इन कर रहे हो एंड यू आर आस्किंग समथिंग टू द पर्सन हु इज स्टैंडिंग देयर एंड बेसिकली चेकिंग द डॉक्यूमेंट्स, कि एक पर्सन वहाँ पे खड़ा है एयरपोर्ट पे एंड यू आर टॉकिंग टू हिम, या फिर ही इज आस्किंग समथिंग टू यू, कि भाई कुछ बताओ, किसी को कोई क्वेश्चन पूछ रहा है वो तुमसे, एनीथिंग, है ना। तो उस सिचुएशन में वो फॉर्मल बेसिकली परमिशन होगी। अगर आप उससे कुछ पूछ रहे हो, सर मैं चला जाऊंगा, कुछ भी है, तो वो फॉर्मल परमिशन है। फॉर्मल परमिशन के लिए कैन नहीं, मे का यूज करते हैं। ठीक है। एक बात। ठीक है। अगर तुम्हें कोई कहीं ऐसा लगता है कि तुम्हें रेस्पेक्ट दिखानी चाहिए परमिशन लेते हुए, तो आप किसका यूज करोगे? मे का। और अगर तुम्हें लगता है फ्रेंडली कंडीशन है बहुत ज्यादा, कि भाई ऐसी दिक्कत की बात ही नहीं है, बिल्कुल घर की बात है, तो उसके लिए किसका यूज करोगे? कैन का यूज करोगे। ठीक है। ये दो चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। इसके बाद देखो जरा, एक चीज और ध्यान रखना। परमिशन, सॉरी, अगर एक तरीके से ऐसा लगता है कि रेस्पेक्ट करी गई है, आपको रेस्पेक्ट दी गई है, तो बदले में आप भी रेस्पेक्ट देंगे, इस चीज का ध्यान रखना। ये सिचुएशन तो जनरली होती ही है। मैं एक दो सेंटेंस लिखता हूँ, आप जरा ध्यान से देखो। जैसे आप स्कूल में हम देखते होंगे, स्कूल में जनरली हम क्या कह रहे होते हैं? जब हम छोटे थे हम क्या कहते थे? कि हाँ मैं अंदर आ जाऊँ। जब आप अंदर आने की बात करते थे तो आप कहते थे क्या? मैं आई कम इन सर, है ना, यही कहते थे ना। और टीचर रिप्लाई में क्या कहती थी? यस, यू। ठीक है। वही मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ, देता हूँ। और
देखो भाई, मैंने आपके सामने 4 सेंटेंस लिखे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैंने कहा मे और कैन किसको दिखाएंगे, परमिशन को दिखाएंगे। एक फॉर्मल परमिशन होती है, एक इनफॉर्मल परमिशन होती है, ठीक है साहब। तो आपने कहा कि सर फॉर्मल परमिशन, मैंने कहा भाई रेस्पेक्ट होगी, रेस्पेक्ट दिखानी है, फॉर्मल परमिशन दिखानी है तो मे का यूज़ करो। फ्रेंडली बिहेवियर है, इनफॉर्मल परमिशन है, कैन का यूज़ करो। मैंने आपको सिचुएशन भी दे दी थी कि एयरपोर्ट पे चेक इन वगैरह कर रहे हो तो उस टाइम पे मे यूज़ करोगे, क्योंकि फॉर्मल बेसिकली परमिशन मांगी जा रही है। इनफॉर्मली कोई परमिशन अपने दोस्त से कुछ कह रहे हो तो उसको तो कुछ भी कह दो, है ना, तो वो तो कैन हो गया। ये चीज़ मैं आपको सिखा रहा था। फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, क्या, जैसे हम स्कूल में कहते थे मे आई कम इन सर, तो जब भी आप सर या मैम जो भी आप कह रहे हो तो मे कहते थे। मे कहने का रीज़न ये है क्योंकि टीचर हमेशा सम्मान करने वाली चीज़ होती है, ठीक है। मतलब मन से करो ना करो लेकिन करना पड़ता है, ठीक, करना ही है। वैसे करना भी चाहिए, अच्छी चीज़ होती है। मे आई कम इन सर, आपने कहा कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ, आपने सर लगाया। जैसे ही आपने सर लगाया, इस बात को देख के पता चल रहा है कि बात कैसी हुई है, फ्रेंडली बिहेवियर में नहीं हुई, रेस्पेक्ट वाली बात है। और रेस्पेक्ट वाली बात है, तुम अंदर आने के लिए परमिशन मांग रहे हो, तो आप किसका यूज़ करोगे, मे का। ठीक है, मैंने आपको परमिशन दे भी दी कि हाँ भी तुम अंदर आ सकते हो। मैंने आपको परमिशन दे भी दी कि भी तुम अंदर आ सकते हो। अब देखो, तुम अगर अंदर आ सकते हो तो क्या कहोगे, यस यू। अब तुमको सर कैन लगाऊं या मैं लगाऊं, सोच के बताओ। मैंने तुम्हें परमिशन दे दी, मैंने कहा परमिशन देनी है तो भी ठीक है, परमिशन लेनी है तो भी ठीक है, दोनों के वो परमिशन ही माना जाएगा, देना हो या लेना हो। मैं या कैन नहीं आएगा। लेकिन मैंने एक चीज़ अभी और बताई थी आपको, क्या, कि रेस्पेक्ट अगर दी गई है तो वापस भी करनी है ना। ऐसा नहीं कि सामने वाला रेस्पेक्ट कर रहा है तो उल्टा सीधा बोल रहे हो, रेस्पेक्ट दी गई है तो वो वापस भी करनी है। और अगर वो वापस करनी है तो आप भी क्या कहेंगे, कैन नहीं, किसका यूज करेंगे, मैं का, यस यू में, है ना। नेक्स्ट देखो, राहुल। अगर तुमने किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया राहुल, तुमने यार किसी को राहुल अगर बोल दिया, किसी का नाम ले लिया, इस बात का मतलब खुद बताओ सिचुएशन कैसी होगी। रेस्पेक्ट वाली बात है या फ्रेंडली बिहेवियर। यार नाम लेने का मतलब ये है कि फैमिली फ्रेंडली बिहेवियर है, बिल्कुल घर की बात है, नाम लेने का मतलब ही ये है। ऐसे किसी का नाम ले लोगे, बताओ, सोच के देखो। नाम ले ही नहीं सकते तो आप कहोगे राहुल। राहुल अगर आपने नाम लिख दिया, इसका मतलब आप फ्रेंडली बिहेवियर की बात कर रहे हो। आप कह रहे हो आई यूज योर फोन फॉर अ मिनट, कि मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ, या परमिशन मांग रहे हो फोन यूज करने के लिए। हालांकि तुमने नाम लिया, मतलब फ्रेंडली बिहेवियर, फ्रेंडली बिहेवियर है, इस बात का मतलब आप यूज करोगे, क्या मतलब, राहुल कैन आई यूज योर फोन फॉर अ मिनट। और राहुल, अब भैया राहुल के दोस्त है, और तुम्हें पता है दोस्त कैसे होते हैं। और दोस्त जब ऐसे होते हैं तो आप, राहुल ने जवाब दिया कि नहीं, तुम यूज नहीं कर सकते, तो आप क्या कहोगे, यू कैन नॉट। अब उसने, आपने राहुल नाम लिया है, इनफॉर्मल सिचुएशन है, तो यहाँ भी कैन का यूज करेंगे, मे का मत कर लेना, ठीक है। वहीं मैंने सेम सिचुएशन, 2 और 3 सेंटेंस सेम लिखे, राहुल की जगह मिस्टर राहुल कह दिया मैंने। अब मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, सर हो गया, मैडम हो गया, किसी का सर नेम हो गया, किसी का लास्ट नेम हो गया, है ना, मिस हो गया, मिस्ट्रेस हो गया, कुछ भी आप कह रहे हो। ऐसा कोई भी वर्ड है जो रेस्पेक्ट को दिखाने वाला है, रेस्पेक्ट को दिखाने वाले सारे शब्दों को, आप किस सारे शब्दों के साथ किसका यूज करोगे, मे का, कैन का यूज नहीं कर सकते। आपने जैसे मिस्टर लगाया, बात समझ में आई कि भाई रेस्पेक्टेड बंदा है, घर की बात नहीं है बिल्कुल, और रेस्पेक्ट अगर हो रही है तो कैन आई की जगह किसका यूज करोगे, मे का, मे आई यूज योर फोन फॉर अ मिनट। कैन की जगह वहीं राहुल से पहले मिस्टर लगते ही वो मे आ गया, समझे। फिर मैंने कहा मिस्टर कपिल, सीओ पासपोर्ट। अब पासपोर्ट तुम्हारा कोई चेक कर रहा है, इस बात का मतलब कोई ऑफिशियल होगा, कोई कर्मचारी है सरकारी जो पासपोर्ट चेक कर रहा है। इसका मतलब किसी भी, अगर ऑफिशियल से किसी से बात कर रहे हो तो सीधी सीधी बात है, रेस्पेक्ट से बात करोगे। और ऊपर से उसने मिस्टर कह दिया, तो रेस्पेक्ट चली रही है, और अगर रेस्पेक्ट चल रही है तो यहाँ भी आप किसका यूज करेंगे, मे का, है ना। और वापस आप कहते हो हाँ आप बिल्कुल कर सकते हैं, श्योर यू मे, दोनों जगह किसका यूज करोगे, मे का ही यूज करोगे। कभी सोचो ऐसे ही काम चल जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं एक सेंटेंस कहता हूँ, मे या कैन आई गो सॉरी नाउ, या मैं कहता हूँ यू मे या कैन गो नाउ। मैंने 2 सेंटेंस लिखे, कैन आई गो नाउ या मे आई गो नाउ, या यू मे गो नाउ या यू कैन गो नाउ। मैं आपसे पूछूं मे सही है कैन सही है, बताओ जरा सोच के क्या सही होगा। अब तुम इन दोनों सेंटेंस को देखो यार, कोई कॉन्टेक्स्ट दिया ही नहीं है भाई, कि किससे बात चल रही है, किससे नहीं चल रही है, किससे पूछा गया है, किससे नहीं पूछा गया है, समझे नहीं। यहाँ पर परमिशन मांगी गई है, समझे नहीं, यहाँ पर परमिशन मांगी गई है, यहाँ पर परमिशन दी गई है, ठीक है नहीं। मेरा या कहना है वो ना, या क्या मैं जा सकता हूँ, परमिशन मांग रहे हैं, है ना, यू मे यू कैन गो ना, परमिशन दे रहे हैं, ठीक है। तो दो तरीके हैं, एक गिव है, एक टेक है, दोनों ठीक है भाई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ मे या कैन, सेंटेंस में कुछ भी क्लियर नहीं है कि रेस्पेक्टेड पर्सन से पूछा गया है या रेस्पेक्टेड से नहीं पूछा गया है।
दोनों ही ठीक है, मे आई गो नाउ, कैन आई गो नाउ, यू मे गो नाउ, यू कैन गो नाउ, दोनों ही ठीक है। आपको सर पेपर में आ जाए तो भाई पेपर में जब आएगा तो कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट देगा तुम्हें कि ये कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, राम से पूछा गया, श्याम से पूछा गया, तुम्हारे दोस्त से पूछा गया, तुम्हारे टीचर से पूछा गया, पासपोर्ट एजेंसी वाले बंदे से पूछा गया, पुलिस से पूछा गया, है ना, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से पूछा गया, कुछ ना कुछ मेंशन करेगा। और अगर कुछ ना कुछ मेंशन करेगा तो फिर दिक्कत की बात है ही नहीं, उसको देख के हम समझ लेंगे कि मैं आना चाहिए या कैन आना चाहिए। यहाँ से हमने दो चीजें सीखी कि परमिशन के लिए मे और कैन दोनों ही क्या होते हैं, सही होते हैं। ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिक्वेस्ट। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है तो हम पढ़ लें क्या होगा। अगर किसी से रिक्वेस्ट करनी है, ध्यान रखना है ना, पहली बात तो रिक्वेस्ट अगर करी जा रही है तो पहली बात तो कैसे नेचर में होगी, हम्बल नेचर में करी जाएगी। ठीक है, दूसरा कैसे करी जाएगी, पोलाइटली करी जाएगी। ठीक है, और अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सीधी सीधी बात है, मतलब मैं तुमसे किसी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार प्लीज यार मेरी बात सुनो, इसकी मदद कर दो या उसकी मदद कर दो या कुछ भी है, तो रिक्वेस्ट में स्पीकर्स का अपना कंसर्न भी होता है, स्पीकर्स कंसर्न। स्पीकर अपनी चिंता दिखा रहा है, समझ रहे हो, स्पीकर कंसर्न समझ रहे हो, स्पीकर जो है जो बोलने वाला है वो अपनी चिंता दिखा रहा है कि यार ऐसे काम करो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये कर दो इसके लिए या उसके लिए, किसी के लिए, एक्स वाई जेड। तो ये कुछ सिचुएशन है, पोलाइटली हम्बली कोई तुमने रिक्वेस्ट करी है, ये बात चल रही है। बाकी ये है कि रिक्वेस्ट करी किससे गई है, ये भी बड़ा मैटर करता है। पहली बात तो रिक्वेस्ट के लिए दो मॉडल आते हैं, एक तो वुड आता है और एक क्या आता है, कोड आता है। अब आप कहोगे सर वुड और कोड आ रहा है, दोनों में फर्क, वही सेम चीज है यार, फॉर्मली करी गई है, अब तुम समझ गए होंगे, तो वुड का यूज होगा। इनफॉर्मली करी गई है तो कुड का यूज होगा। फॉर्मली मतलब कैसे, कैजुअल, बिल्कुल कैजुअली, है ना। अच्छा, अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये कहाँ गया, अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ इनफॉर्मली करेगी तो फ्रेंडली, फ्रेंडली मैनर में तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कोड आ जाएगा। ठीक है, बस दो ही सिचुएशन है, कुछ नहीं है। सेंटेंस लिखता हूँ, सेंटेंस लिखने के बाद थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और अपना आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, सेंटेंस लिखता हूँ दो चार। A lady said to the officer, a lady said to the officer, a lady said to the officer, मैंने मॉडल लगाया कुछ, वुड यू हेल्प मी। अब यहाँ तो हेल्प वर्ब आ गई, तुम्हें देख के पता चल रहा है कि वो हेल्प मांग रहा है, कि वो हेल्प मांग रहा है। वुड यू हेल्प मी टू लोकेट दिस प्लेस, लोकेट दिस प्लेस, क्वेश्चन मार्क। अब रिप्लाई भी कुछ होगा, मैं ऑफिसर ने कहा कि श्योर, हाँ, यहाँ पे कोई मॉडल आएगा और मैंने लगाया फुल स्टॉप। वहीं मैंने एक सेंटेंस और लिखा, मॉम वुड यू मेक समथिंग फॉर मी, यस, हाँ, और कुछ है नहीं, हाँ। ये बहुत है, देखो ध्यान से सुनो, पहला सेंटेंस देखो, अ लेडी सेड टू द ऑफिसर, एक लेडी ने ऑफिसर से कहा। अब देखो बात चल रही है भाई ऑफिसर से, ऑफिसर मतलब सीधी सीधी बात है कि भाई फॉर्मल कन्वर्सेशन होगी, ऑफिसर मतलब फॉर्मल कन्वर्सेशन। यू हेल्प मी टू लोकेट दिस प्लेस, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इस प्लेस को लोकेट करने में। हेल्प मी लिखा है मतलब सीधी सीधी बात है, रिक्वेस्ट कर रही है वो लेडी। अगर रिक्वेस्ट कर रही है तो मॉडल भी रिक्वेस्ट वाला आएगा। रिक्वेस्ट के लिए दो मॉडल्स आते हैं, वुड या कुड। अगर ऑफिसर से कहा है, फॉर्मली कहा है, फॉर्मली कहा है तो क्या आएगा, वुड आएगा। वुड यू हेल्प मी टू लोकेट दिस प्लेस, तो ऑफिसर कह रहा है बदले में श्योर, कि हाँ मैं कर दूंगा।
अब तुम यहाँ करने के चक्कर में वुड और कुड लगाओगे। श्योर, आई वुड या कुड। भाई ना तो वुड आएगा ना कुड आएगा। ऑफिसर ने परमिशन दी है, समझे। ऊपर तो लेडी रिक्वेस्ट कर रही थी क्या तुम मेरी मदद कर दोगे इस लोकेशन को बताने में। नीचे क्या है, नीचे ऑफिसर ने परमिशन दी है कि हाँ भाई तुम मैं लोकेट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिखाओ एड्रेस क्या है। अगर ऑफिसर ने परमिशन दी है कि मैं ये काम कर दूंगा, तो परमिशन के लिए तभी बताया था क्या मॉडल्स आते हैं, या तो मैं आएगा या फिर कैन आएगा। ऑफिसर परमिशन दे रहा है, लेडी को दे रहा है। लेडी तो वैसे भी रिक्वेस्टेड वर्ड है, रेस्पेक्टेड वर्ड है। लेडी वैसे भी रेस्पेक्टेड वर्ड है। अगर आप वुमन कहते हो मतलब महिला, और अगर आप लेडी कहते हो मतलब रेस्पेक्टेड वुमन। लेडी को अगर खोलेंगे तो लेडी का मतलब होगा रेस्पेक्टेड वुमन। तो अगर आई की बात करो तो आप कहेंगे आई मीन श्योर, आई मीन कि भाई मैं बिल्कुल करूंगा आपकी मदद। तो वो एक तरीके की परमिशन ही हो गई, आप मे का यूज करेंगे। ठीक है, पहला सेंटेंस मुझे लगता है समझ में आया होगा। सेकंड की बात करते हैं। नंबर दो देखो। अब ध्यान से सुनो, नंबर दो क्या कह रहा है। मैम यू मेक, सॉरी मैम नहीं, मॉम है यार। मॉम यू मेक समथिंग फॉर मी। मम्मी से कह रहे हो मम्मी कुछ मेरे लिए बना दोगी। अब तुम सोचो मम्मी से कुछ कह रहे हो। यार माता जी से किसी का रिलेशन जनरली फॉर्मल नहीं होता। मम्मी से सबका इनफॉर्मल रिलेशन होता है, एकदम फ्रेंडली वाला, है ना। मम्मी से हमेशा रिलेशन कैसा होता है, फ्रेंडली। हो सकता है पापा से एक बार को फ्रेंडली ना हो, लेकिन मम्मी से तो जनरली सभी का फ्रेंडली रिलेशन होता है। अगर फ्रेंडली रिलेशन होता है तो भाई मम्मी से रिक्वेस्ट जब करोगे तो इनफॉर्मली रिक्वेस्ट करोगे, आप कहोगे मॉम कुड यू मेक समथिंग फॉर मी। मम्मी भी तुमसे इनफॉर्मली कहेंगी यस, बिल्कुल बना दूंगी। अब ये यस, ये जो है ये परमिशन एक तरीके की, उन्होंने परमिशन दे दी है कि हाँ भाई बिल्कुल मैं बना दूंगी। और उन्होंने परमिशन दे दी है लेकिन इनफॉर्मल परमिशन है, तो आप कहेंगे यस आई कैन। क्या कहेंगे, यस आई कैन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नंबर तीन, तुमने अपने दोस्त से कहा, पहली बात तो नाम ले लिया। नाम ले लिया, नाम लेने का ही मतलब है कि बात इनफॉर्मल है। नाम लेने का ही मतलब है कि बात क्या है, सॉरी, नाम लेने का ही मतलब है कि बात क्या है, बात इनफॉर्मल है। और दूसरी बात, ऊपर से पैसे मांगे हैं। राम यू लैंड मी 5,000 रुपीज। राम से पैसे मांग रहे हो कि यार मुझे पैसे वैसे उधार दे दो। अब आराम से पैसे मांग रहे हो, इनफॉर्मली सिचुएशन है, और इनफॉर्मल सिचुएशन है तो मैंने बताया इनफॉर्मली रिक्वेस्ट करने के लिए कुड का यूज करते हैं। किसका यूज करोगे, कुड का। वही राम से पहले मिस्टर लगा दूं, मिस्टर राम। मिस्टर कह दिया मतलब फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हो। कैसी, किससे, मिस्टर राम। अगर तुम राम को मिस्टर कह के पुकार रहे हो मतलब कोई रेस्पेक्टेड पर्सन है। इसका मतलब इनफॉर्मल नहीं फॉर्मल रिलेशन है। और अगर तुम्हें लग जाए फॉर्मल रिलेशन है तो वहां पे कुड की जगह क्या आएगा, वुड आएगा, ध्यान रखना। नाम लेने का मतलब तो सीधी सीधी बात है इनफॉर्मल है, कुड आ गया। लेकिन राम भी दोस्त है, दोस्त तो कभी पैसे देते नहीं है ना। तो आपने क्या कहा, राम ने क्या कहा, सॉरी, सॉरी आई नॉट। मैं बोले मैं माफी चाहता हूँ, मैं पैसे तुम्हें नहीं दूंगा। तो ये बेसिकली एक तरीके की वो है कि उसने आंसर दिया है परमिशन के रूप में कि नहीं मैं पैसे नहीं दूंगा। तो ये परमिशन के रूप में जो आंसर है, यस सॉरी आई कैन नॉट, आई कैन नॉट, कि भाई मैं पैसे वैसे नहीं दे सकता हूँ तुम्हें, उसने मना कर दिया। कैन का यूज करो, ठीक है, सीधी सी बात है। रिक्वेस्ट मुझे लगता है समझ में आया होगा, दो ही तो बातें हैं यार, वुड और कुड, फॉर्मल इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के लिए हमने ये यूज कर लिया। ठीक है भाई, बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। हेडिंग बनाओ पॉसिबिलिटी, हेडिंग बनाओ पॉसिबिलिटी। चलो भाई, या प्रोबेबिलिटी। हिंदी में कहें तो संभावना। बहुत आसान काम है, तीन ही तो मॉडल यूज होने में, माइट और कैन। पहले समझ लो कैसे होंगे, फिर एग्जाम्पल दे देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखानी है ना। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब यू हैव सम रीजन टू बिलीव, है ना, रीजन टू बिलीव। तुम्हारे पास कोई रीजन है बिलीव करने के लिए, है ना। अगर मैं कहूँ वीक पॉसिबिलिटी दिखानी है तो माइट का यूज करो। एब्सेंस ऑफ रीजन, एब्सेंस ऑफ रीजन, तुम्हारे पास प्रॉपर रीजन नहीं है तो एब्सेंस ऑफ रीजन हो गया। कैन की बात करें,
यूनिवर्सली एप्लीकेबल सिचुएशन अगर है तो कैन आएगा पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। कैसे आएगा बताऊंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना बस इतना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है में आएगा, वीक पॉसिबिलिटी है कैन आएगा। सॉरी 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 सॉरी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में आएगा, वीक पॉसिबिलिटी माइट आएगा। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में आएगा, वीक पॉसिबिलिटी माइट आएगा। दो बातें ध्यान रखनी है। अब तुम कहोगे सर कैसे स्ट्रांग होगी कैसे वीक होगी, कैन के बारे में रुक के बात करेंगे, रुक के इन द सेंस मतलब लास्ट में, लेकिन पहले मे और माइट की बात करेंगे। कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, तुम्हें बात समझ में आएगी आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जरा कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, इधर आ जाओ। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, क्या कहता हूँ मैं आपसे, मैं आपसे कहता हूँ इट इज क्लाउडी, सो इट रेन टुनाइट। वही मैं आपसे कहता हूँ, शी इज गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स। शी क्वालिफाई द एग्जाम इंटरव्यू। और आप लिख लो, एक नंबर जैसे लिखो, द sun is rising, so it rain tonight. नेक्स्ट तीन हो गए, चार में चौथे में देखो कई बार कई जगह लिखा होता राइजिंग की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती सन के साथ, लेकिन बन सकती है पता है। अगर लिखा हो ऐसे दे रखा होता सन राइजेज इन द ईस्ट दे दिया तो फिर आईएनजी नहीं बनेगी, लेकिन अगर मैं जनरली कहूँ तो सन इज राइजिंग, सूरज उग रहा है, तो शाम को अस्त हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो राइजिंग तब राइजिंग बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों के दिमाग में आ जाए अगर। उसके बाद इसमें सेंटेंस लिखते हैं, आई forgot to invite him, so he attend the party। या फिर मैं आपसे कहूँ, I invited him, so he attend the party। दो सिचुएशन है, या तो पार्टी इनवाइट करा या पार्टी इनवाइट नहीं करा। इसके बाद आप कह सकते हो कि वन लर्न इंग्लिश, फिर आप कह सकते हो बस यही बात। आठ सेंटेंस ध्यान से देखो क्या सिखाया तुम्हें। मैंने कहा पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए, संभावना दिखाने के लिए दो मॉडल्स हैं हमारे पास, मे और माइट। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मे लगा दो, वीक पॉसिबिलिटी के लिए माइट लगा दो। मैंने लिखा है इट इज क्लाउडी, तो भैया बादल हो रहे हैं। अगर बादल हो रहे हैं तो बारिश आज रात पड़ने की पॉसिबिलिटी कैसी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है यार, इसका यूज करोगे। मे का, इट इज क्लाउडी इट मे रेन टू नाइट, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, शी इज गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? अच्छी है। जनरली गुड के साथ बैड के साथ एट ही आता है, ध्यान रखना। रख सकते हो, तो धीरे धीरे याद करोगे तब याद होगा। अगर तुम बैठ के सोचोगे किसी एक दिन बैठ के प्रपोजिशन याद कर लूंगा, नहीं हो पाएंगे, ठीक है? धीरे धीरे बीच बीच में याद करते रहो, गुड के साथ एट, बैड के साथ एट, ठीक है? शी इज गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आपके पास रीजन टू बिलीव है कि वो इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेगी। सोच के देखो, अगर आपने कह दिया उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो वो क्वालिफाई कर सकते हैं इंटरव्यू। इसका मतलब ये है कि क्वालिफाई अगर वो कर सकती है तो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। वही मैं कहता हूँ स्किल्स अच्छी नहीं है तो वीक पॉसिबिलिटी हो जाती, अच्छी पॉसिबिलिटी है तो इसका मतलब आप कहोगे शी। मैंने क्या बता दिया है? हाँ, सही है। तो आप क्या कहोगे? सी, शी, में। नेक्स्ट देखो, द सन इज राइजिंग, सूरज उग रहा है भाई, सो इट इज रेन टू नाइट। अगर सूरज बढ़िया उग रहा है तो बताओ रात को बारिश पड़ने की संभावना है? सोच के बताओ। मैंने कहा सूरज निकल रहा है बढ़िया भाई, शाम को बारिश पड़ेगी भाई? बहुत रेयर सिचुएशन है, बढ़िया सूरज निकल रहा है तो बारिश पड़ जाएगी आज रात को। जब बढ़िया सूरज निकल रहा है तो सीधी सीधी बात है, मौसम खुला हुआ है। खुला हुआ मौसम है तो बारिश नहीं पड़ेगी। वीक पॉसिबिलिटी है, स्ट्रांग नहीं। कैसी पॉसिबिलिटी है? वीक। और वीक पॉसिबिलिटी है तो आप क्या कहेंगे? इट माइट रेन टू राइट, ना कि मे। बचा नंबर 5, बढ़िया सेंटेंस है दोनों। मैंने कहा आई फॉरगेट टू इनवाइट हिम, कि मैं उसको इनवाइट करना भूल गया। अगर तुम किसी व्यक्ति को इनवाइट करना भूल गए तो क्या वो तुम्हारी पार्टी में आएगा? सोच के देखो। उसका पार्टी में आना, उसका पार्टी अटेंड करना वीक पॉसिबिलिटी है भाई। जब तुमने इनवाइट ही नहीं करा तो फिर कैसे आ पाएगा वो, है ना? इनवाइट ही नहीं करा तो आएगा ही नहीं, वीक पॉसिबिलिटी है। और अगर वीक पॉसिबिलिटी है तो मैं बता चुका हूँ, वीक पॉसिबिलिटी के लिए मे नहीं किसका यूज करते हैं? माइट का। लेकिन वही मैंने सेंटेंस नंबर 5 में कहा कि आई इन्वाइटेड है, मैंने उसको इन्वाइट करा है। अब इन्वाइट करा तो सीधी सीधी बात है कि वो आएगा, है ना? लेकिन इसको इन्वाइटेड ना करो, इसको करो कि आई विल इन्वाइट है। वो सेकंड फॉर्म आ जाएगी तो वैसे ही पास्ट बन जाएगा ना। आई विल इन्वाइट है। सो अगर तुम कह रहे हो आई विल इन्वाइट है, मैं उसको इन्वाइट करूंगा, तो सीधी सीधी बात है कि ही मे अटेंड द पार्टी। तो अब तुम्हारे पास रीजन टू बिलीव है कि भाई स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, अगर तुम इनवाइट करोगे उसको, इसका मतलब सीधी सीधी बात है पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है कि वो आए। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी किसका यूज करोगे? मे का यूज करोगे। मुझे लगता है मे और माइट समझ में आ गया होगा। बाकी प्रेजेंट पास्ट के सिचुएशन में ध्यान रखना भाई, अगर पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो मे का यूज नहीं करोगे, तब किसका यूज करोगे? माइट का। अगर पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है ना, और पॉसिबिलिटी दिखानी है, तब स्ट्रॉन्ग वीक को छोड़ो। पूरा सेंटेंस पास्ट में है तो मे नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? माइट आएगा। ध्यान रखना, ठीक है? बस इतनी ध्यान रखने की बात है। फिर उसके बाद लास्ट के 3 सेंटेंस लिखे मैंने। अरे बढ़िया सेंटेंस है तीनों। इसमें मैंने सिखाया है तुम्हें, शुरू में कैन बताया मैंने, ध्यान से देखो। कैन जो है ना यार, ये थोड़ा यूनिक करेक्टर है, पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए आ जाता है। कैसी पॉसिबिलिटी? ऐसी पॉसिबिलिटी जो दुनिया में हर व्यक्ति पर लागू हो रही है, तुम पर, मुझ पर, किसी भी व्यक्ति पर। जैसे आपने पिक्चर का नाम सुना होगा एबीसीडी, यानी बड़ी कैन डांस, है ना? इसके दूसरा पार्ट भी आ गया, पता नहीं तीसरा भी आ गया शायद, मेरे को तो याद नहीं। तो एनीबडी कैन डांस एक मूवी का नाम है। अब ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने सोच के लिखा होगा, बिना सोचे लिख दिया होगा। बताओ। मैंने लिखा, देखो। एनीबडी कैन डांस, कोई भी डांस कर सकता है। कि कोई भी डांस कर सकता है क्या है? यार पॉसिबिलिटी तो है। बताओ। मैंने कहा कोई भी डांस कर सकता है, क्या है? ये पॉसिबिलिटी है यार, कोई भी डांस कर सकता है, तुम, मैं, कोई भी, है ना? कोई भी डांस कर सकता है। अब अच्छा बुरा बात की बात है, लेकिन कर सकता है। तो ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो केवल मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। समझ रहे हो? ऐसी पॉसिबिलिटी जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, दुनिया में हर व्यक्ति पर लग रही है, कोई भी डांस कर सकता है। मैंने कहा वन वन मतलब कोई भी एक व्यक्ति लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीख सकता है मेहनत करने पे। मैं सिखा रहा हूँ भाई, सीख लो। मैंने कहा कोई भी व्यक्ति इंग्लिश सीख सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, मैंने कहा। तो वन कैन लर्न इंग्लिश, है ना? वन कैन लर्न इंग्लिश, कोई भी एक व्यक्ति, वन का मतलब कोई भी है, कोई भी एक्स वाई जेड ए बी सी डी कोई भी हो, सब इंग्लिश सीख सकते हैं। पॉसिबिलिटी है। कैसी पॉसिबिलिटी? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिवर्सली एप्लीकेबल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, दुनिया में हर व्यक्ति पे लागू होती है। एनीबॉडी डाई एनी टाइम, भाई कोई भी कभी मर सकता है, किसी का नहीं पता। टाइम का कुछ नहीं पता, कोई भी कभी भी मर सकता है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल पॉसिबिलिटी है वाले भाई, पता नहीं किसकी मौत कब लिखी है, कब आ जाए। यूनिवर्सली एप्लीकेबल पॉसिबिलिटी है, और यूनिवर्सली एप्लीकेबल पॉसिबिलिटी है तो किसका यूज करोगे? कैन का। पॉसिबिलिटी के 3 बड़ा मैंने बताया, मे बताया, माइट बताया, कैन बताया, है ना? मे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, माइट वीक पॉसिबिलिटी, और कैन यूनिवर्सली एप्लीकेबल पॉसिबिलिटी, है ना? यूनिवर्सली एप्लीकेबल सिचुएशन, यूनिवर्सली एप्लीकेबल सिचुएशन की पॉसिबिलिटी लिखो और बेहतर है ना? यूनिवर्सली एप्लीकेबल
पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए किसका यूज कर लोगे, कैन का। पॉसिबिलिटी के लिए मैंने 3 मॉडल्स आपको बताए, ठीक है भाई, बात समझ में आ ही गई होगी। इसके बाद देखो नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं एबिलिटी की। इसकी बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं एबिलिटी की, ठीक है। एबिलिटी मतलब होता है क्षमता दिखाना। हिंदी कहें तो एबिलिटी मतलब क्या है, आपकी क्षमता, आपकी क्या क्षमता है, ठीक है। हिंदी छोड़ो, मैं अगर कहूँ एबिलिटी दो टाइप की होती है, तो मेंटल एबिलिटी होती है और एक फिजिकल एबिलिटी होती है, ठीक है। या तो दिमाग से काम करा जा रहा है, फिजिकली काम करा जा रहा है। अब मेंटल फिजिकल का तो तुम मेहनत कर रहे हो तो मेंटल एबिलिटी कर रहे हो। किसान, हमारे किसान भाई जो है वो खेत में खेती कर रहे हैं, तो वो फिजिकल एबिलिटी है उनकी कि भाई वो फिजिकली कितना काम कर रहे हैं। तुम दिमाग चला रहे हो, ये मेंटल एबिलिटी है, ठीक है। एक भाई, एक बात तो रही है। दूसरी बात, एबिलिटी को दिखाने के लिए दो मॉडल्स आते हैं, कैन और कुड। दोनों एबिलिटी को दिखाएंगे, एक बात तो ये है ना। दूसरी बात, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि ये प्रेजेंट की एबिलिटी को दिखाएगा और ये पास्ट की एबिलिटी को दिखाएगा। दोनों दिखाएंगे एबिलिटी ही, ठीक है नहीं, लेकिन दोनों कैसी एबिलिटी दिखाएंगे, नेचुरल एबिलिटी, समझे, नेचुरल एबिलिटी दिखाएंगे। चलो नेचुरल भी छोड़ो, छोड़ो, कैन और कुड जो है एबिलिटी दिखाएंगे। प्रेजेंट की कैन दिखाएगा, पास्ट की कुड दिखाएगा, एक बात तो रही है, ठीक है साहब। अच्छा, एबिलिटी दिखाने के लिए एक पेयर और यूज होता है, क्या, इज, एम, आर, वॉज, वर, और इसके साथ एबल टू कहीं लग जाए, है ना, तो ये पूरा का पूरा पेयर भी एबिलिटी दिखाता है। लेकिन ये कैसी एबिलिटी दिखाता है, स्पेशल एबिलिटी। कैसी एबिलिटी दिखाता है, स्पेशल एबिलिटी। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में एग्जांपल दिया था कि मैं आपसे कहूँ कि 2 किलोमीटर दूर है, रेलवे स्टेशन जाओ, मेरे एक पार्सल ले आओ, तो तुम नहीं जा पाओगे 2 किलोमीटर में। तुमसे कहूँ भाग के चले जाओ 2 किलोमीटर, 5 मिनट में जाना है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं जा पाओगे, मना कर दोगे, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन वही मैं आपसे कहूँ कि आपको जॉब मिल रही है, रेलवे स्टेशन पे एक व्यक्ति है, उसके पास जॉब्स हैं बहुत सारी, वो बांट रहा है, तुम्हें बस पहुंचना है टाइम से, तो तुम पहुंच जाओगे, क्योंकि स्पेशल कंडीशन है, स्पेशल एबिलिटी है। तुम जितना तेज भाग सकते हो भागोगे, समझ रहे हो, वही सिचुएशन है। नेचुरल एबिलिटी को दिखाने के लिए कैन कुड का यूज करेंगे, प्रेजेंट के लिए कैन आ जाएगा, पास्ट के लिए कुड आ जाएगा। वहीं स्पेशल एबिलिटी को दिखाने के लिए एबल टू का यूज होगा, प्रेजेंट के लिए क्या आ जाएगा, इज एम आर आ जाएगा, पास्ट के लिए क्या आ जाएगा, वॉज वर आ जाएगा। इतना ध्यान रखना, प्रेजेंट के लिए क्या आ जाएगा, इज एम आर आ जाएगा, पास्ट के लिए क्या आएगा, वॉज वर आएगा। ये दो चीजें ध्यान रखनी है। अब आपको एक साथ थोड़ा समझाओ, सेंटेंस में समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। बिल्कुल सही बात है यार, बिना एग्जाम्पल के क्या है, कुछ नहीं है। मैं दो चार एग्जाम्पल तुम्हें देता हूँ, तुम्हें मजा आएगा, एग्जाम्पल देखोगे तो तुम्हें फिर समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। मैं एक दो एग्जाम्पल लिख देता हूँ, तो ना एग्जाम्पल के क्या अंग्रेजी है ना। देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ आई स्पीक फोर लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, ठीक है सर। दूसरा, मैं कहता हूँ लिफ्ट दिस बॉक्स इजीली। तीसरा मैं कहता हूँ दिस बॉक्स इजीली व्हेन आई वाज 10 years ओल्ड। चौथा मैं कहता हूँ, she is rich enough so she afford luxurious holidays। फिफ्थ मैं कहता हूँ राज इज वेरी पुअर yet he educate his children।
देखो मैं आपको बताऊँ, कैन और एबल टू में बहुत सारा डिफरेंस तो पूछा जाता नहीं है। सही सही बात बताऊँ तो कैन और एबल टू में तुम्हें ऐसा नहीं पूछा जाएगा कब कैन आएगा कब एबल टू आएगा। जनरली ये क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन तुम्हें पता होगा ना तो तुम डिफरेंशिएट भी कर पाओगे। मतलब कैन के साथ एबल टू नहीं आएगा, ये बात याद रखता होगा कि कैन के साथ एबल टू का यूज नहीं होता। तो मैंने इसलिए थोड़ी डिटेल में बता दिया, ये तुमसे कभी नहीं पूछेगा कब कैन आएगा कब एबल टू आएगा, थोड़ा डिटेल में हो जाएगी ये बात। लेकिन मैं बताऊंगा जरूर, मैं थोड़ी मानूंगा। और इससे तुम्हें ध्यान रहे। इसी सेंटेंस लिखता हूँ, आई कैन लैंड हिम मनी, आई एम एबल टू लैंड हिम मनी। दो सेंटेंसेस है। बस और क्या, ध्यान से सुनो। ये सेंटेंस बहुत है, इतना ही बहुत है। देखो धीरे धीरे खोदता चलूंगा, ध्यान से सुनो। पहला सेंटेंस, स्पीक फोर लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। आई स्पीक फोर लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। तो भाई मैं चार भाषाएं बोल सकता हूँ बड़े आसानी से, मेरी एबिलिटी है। वो भी कैसी, मेरी मेंटल एबिलिटी है कि मैं चार भाषाएं बोल सकता हूँ, मेरा दिमाग इतना बढ़िया चलता है। मैंने कहा भाई मैं चार भाषाएं बोल सकता हूँ, आई कैन। अब ऐसा थोड़ी है भाषाएं सीख ली उसके बाद भूल गया, ये तो एक बार याद हो गई तो हो गई। तो आई कैन स्पीक फोर लैंग्वेजेस, आई कैन स्पीक फोर लैंग्वेजेस। आप कैन का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, कैन का। पास्ट की बात नहीं है। तो मैंने कहा आई लिफ्ट दिस बॉक्स इजीली। बोले ये बॉक्स उठाना है, मैंने कहा यार ये तो बड़ी आसानी से उठा सकता हूँ मैं। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, कैसी एबिलिटी है, मैं मेंटल या फिजिकल, कैसी है, फिजिकल एबिलिटी। इसके बाद नंबर तीन देखो, आई लिफ्ट दिस बॉक्स इजीली। अब इतना सेंटेंस था पिछला वाला, मैंने इसके आगे बढ़ा दिया। व्हेन आई वाज 10 years old, कि भाई जब मैं 10 साल का था तब मैं इस बॉक्स को बड़ा इजीली उठा लेता था। देखो है तो ये भी एबिलिटी, और वो भी कैसी है, फिजिकल एबिलिटी। ठीक है। लेकिन बात प्रेजेंट की नहीं, बात है पास्ट की, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए भाई। सोच के देखो बात किसकी है, बात है पास्ट की। बात किसकी है, बात है पास्ट की, कि भाई मैं इस बॉक्स को बड़ा इजीली उठा सकता हूँ, उठा सकता था जब मैं 10 साल का था। तुम 10 साल के जब थे, बात पास्ट की है, और बात पास्ट की है तो पास्ट की एबिलिटी को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, पास्ट की एबिलिटी को दिखाने के लिए कुड का यूज करते हैं। आई कुड लिफ्ट द बॉक्स इजीली व्हेन आई वाज 10 years old। तो बात पास्ट की है, पास्ट के लिए किसका यूज करोगे, कुड का यूज करोगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो नंबर चार, नंबर पाँच। बहुत बढ़िया सेंटेंस है, चार और पाँच दोनों। दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे है ना, तो तुम समझ भी पाओगे। मैंने कहा शी इज रिच इनफ सो शी अफोर्ड लग्जूरियस हॉलीडेज। मैंने कहा उसके पास बहुत पैसे हैं यार, शी इज रिच इनफ, उसके पास बहुत पैसे हैं, तो वो जो है लग्जूरियस हॉलीडेज अफोर्ड कर सकती है, छुट्टियों पे जा सकती है, बड़ी लंबी लंबी महंगी महंगी छुट्टियां बिता के आ सकती है, ट्रिप वगैरह पे जा सकती है। अब किसी व्यक्ति का अमीर होना, सॉरी, किसी व्यक्ति का रिच होना, अमीर होना, और उसका लग्जूरियस हॉलीडेज अफोर्ड करना, ये कैसी एबिलिटी है, स्पेशल एबिलिटी है, नेचुरल है। अरे यार उसके पास पैसे हैं, पैसे हैं तो ये नेचुरल एबिलिटी है कि वो छुट्टी पे जा सकती है। भाई जिसके पास पैसे हैं वो तो खूब उड़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल एबिलिटी है। और बात प्रेजेंट की चल रही है तो किसका यूज करोगे, कैन का। नेक्स्ट देखो, मैंने कहा राज इज वेरी पुअर, राज बड़ा गरीब व्यक्ति है भैया यार। बोले राज के पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है यार, बहुत गरीब है राज। बात चल रही है प्रेजेंट की। येट, फिर भी, येट होता है फिर भी, ही एजुकेट हिज चिल्ड्रन, फिर भी वो अपने बच्चों को क्या कर रहा है, एजुकेट कर रहा है। अब तुम सोच के देखो, कोई व्यक्ति पुअर है, पुअर होने के बाद भी क्या कर रहा है, एजुकेट कर रहा है। क्या ये नेचुरल एबिलिटी है या स्पेशल एबिलिटी है, सोच के देखो। यार नेचुरल एबिलिटी तो तब होती, इसके पास पैसे होते तो वो बच्चों को पढ़ा लेता। पैसे है ही नहीं, बहुत गरीब है, फिर भी बच्चों को पढ़ा रहा है। तो एबिलिटी नेचुरल नहीं है, स्पेशल एबिलिटी है। स्पेशल एबिलिटी है तो एबल का यूज करोगे, आप कहोगे यट ही इज एबल टू एजुकेट हिज चिल्ड्रन। यहाँ पर इज एबल टू आएगा, क्यों, क्योंकि ये स्पेशल एबिलिटी है, नेचुरल नहीं है। कैसी एबिलिटी है, स्पेशल एबिलिटी है। मैंने रीजन दे दिया, क्योंकि वो पुअर है, पुअर है तो उसके लिए एजुकेट करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी एजुकेट कर रहा है। समझे कि नहीं समझे। तो ये मैं बताना चाह रहा था नंबर चार और पांच में। तो यहाँ इज एबल टू आएगा, यहाँ कैन आएगा। ये नेचुरल एबिलिटी, ये कैसी, ये हमारी स्पेशल एबिलिटी। दोनों बातों में फर्क है यार, है ना। आना दोनों ठीक है, बाकी इज आया दोनों में तो प्रेजेंट की बात है। तो प्रेजेंट है तो इज एबल टू लिख दिया पांच में, चार नंबर में कैन लिख दिया। अगर मैं इस की जगह वॉज लिख दूं तो कैन की जगह क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। एबिलिटी प्रेजेंट की जगह किसकी हो जाएगी, पास्ट की हो जाएगी, और इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ना। सेंटेंस नंबर छह और सात देखो, देखो मैंने पूरा सेंटेंस लिख दिया, यहाँ पे कैन लिखा है, ये बात भी ठीक है, और यहाँ पर एम एबल टू लिखा है। अब मैं छह और सात में ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुमसे कि तुम मुझे बता दो
नंबर 6 और 7 के मीनिंग में क्या फर्क है, सोच के देखो। सेंटेंस दोनों सेम है यार, एक में एम लिखा है, एक में एबल टू लिखा है। सेंटेंस दोनों सेम है, दोनों बिल्कुल, समझे नहीं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेम है। अब मुझे एक बात बताओ सोच समझ के, क्या हो सकता है भाई, क्या फर्क हो सकता है? भाई दोनों का मीनिंग अलग है, कैन वाला अलग है, एबल टू वाला अलग है। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम सेंटेंस के डिफरेंसेस को समझ पाओ। कल को ये सेंटेंस प्रोसेस में आ जाए, कहीं और आ जाए, तो तुम्हें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए यार। सीखोगे तभी तो काम चलेगा। पेपर में तो नहीं पूछेगा, मैं आपको बताऊं, पेपर में यही पूछेगा कि कैन के साथ एबल टू मत लगा देना, क्योंकि दोनों सेम काम करते हैं। ये वाली बात स्टार मार के लिख लेना, मैंने लिखवाई नहीं है लेकिन लिख लेना, समझा तो बहुत दी, लिख लेना कि कैन के साथ एबल टू का प्रयोग गलत माना जाता है। कारण क्या है, क्योंकि कैन भी एबिलिटी को दिखाता है, एबल टू भी एबिलिटी को दिखाता है, इसलिए दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होते हैं। दोनों कब कब प्रयोग होते हैं मैंने बता दिया है। अब मैं दोनों सेंटेंस देखा, नंबर 6 और 7, इनमें डिफरेंस करके बताओ। डिफरेंस क्या करोगे जरा देखो ध्यान से। क्या आई कैन लैंड हिम मनी, कि मैं जो हूँ उसको पैसे उधार दे सकता हूँ। अगर आपने कैन लगाया, आप किसी को पैसे उधार दे सकते हो, कैन का मतलब कैसी एबिलिटी है, नेचुरल एबिलिटी है। और अगर नेचुरल एबिलिटी है, इस बात का मतलब है आपके पास पैसे अवेलेबल है ना, आपके पास मनी जो है वो मनी है, आपके पास पैसे हैं भाई। एबिलिटी का मतलब आपके पास पैसे हैं, सीधी सीधी बात है कि आपके पास पैसे हैं तभी तो दे दोगे। पैसे हैं तो दे दूंगा। आई कैन लैंड हिम मनी, मैं उसको पैसे उधार दे सकता हूँ, मेरे पास पैसे हैं। तो आई कैन लैंड हिम मनी का अंडरस्टूड मीनिंग है कि उस व्यक्ति के पास खुद के पास पैसे हैं, इसलिए वो उसको उधार दे सकता है। वहीं दूसरा सेंटेंस, आई एम एबल टू लैंड हिम मनी, एम एबल टू का मतलब है नेचुरल एबिलिटी नहीं है। क्या मतलब है कि नेचुरल एबिलिटी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि नेचुरल एबिलिटी है ना, नेचुरल एबिलिटी नहीं, कैसी एबिलिटी है, स्पेशल एबिलिटी है। कैसी एबिलिटी है, स्पेशल एबिलिटी है, नेचुरल नहीं है। स्पेशल एबिलिटी का मतलब है अरेंजमेंट करा गया कहीं से। आई एम एबल टू लैंड मनी का मतलब है उसके पास पैसे हैं तो नहीं, लेकिन हाँ यार वो उसका दोस्त है, कुछ भी सिचुएशन होगी वो कहीं ना कहीं से अरेंज करके दे देगा। माना ए कह रहा है बी से कि आई कैन लैंड मनी, कि मैं उसको पैसे उधार दे सकता हूँ, इसका मतलब ए जो है उसके पास पैसे हैं, इसलिए उसने कैन का यूज कर लिया। मैं कह रहा हूँ ए बी से कह रहा है आई एम एबल टू लैंड हिम मनी, मैं उसको पैसे उधार दे तो सकता हूँ, लेकिन आपने लगाया एम एबल टू। इस बात का मतलब है ए के पास पैसे हैं नहीं, लेकिन ए किसी और से उधार लेगा और किसी और उससे उधार लेके बी को दे देगा। उस सिचुएशन में एम एबल टू का यूज करेंगे। दोनों बातों में फर्क है, समझ रहे हो। स्पेशल कंडीशन है एम एबल टू, मतलब आई के पास पैसे नहीं है, आई कहीं और से ला के देगा तब वो हिम को देगा। वहीं आई कैन लैंड हिम मनी में उसके पास खुद के पास पैसे हैं, वो उसको उधार दे देगा। दोनों के मीनिंग में फर्क है, बस ये सिखाना चाह रहा था मैं कुल मिला के। सेंटेंस दोनों ही सही है, आई कैन लैंड हिम मनी सही है, आई एम एबल टू लैंड हिम मनी दोनों सही है, दोनों दोनों के मीनिंग अलग है। ये हमने बात कर ली किसकी, एबिलिटी की, कैन कोड की। अब एबिलिटी के बाद हमारे पास क्या बचेगा, एबिलिटी के बाद हमारे पास एक पॉइंट बचेगा खास करके मेन, जो है एडवाइस, सजेशन, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी। ये पढ़ाना है, एडवाइस, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, सजेशन बताना है, थोड़ा बहुत पर्पस बताना है, पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन बताना है। यही दो तीन चीज बतानी है, ये पूरी हो गई तो समझ लो चैप्टर पूरा हो गया। मुश्किल से आधे घंटे की क्लास बची है, आधे घंटे ज़्यादा क्लास बची नहीं है, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। मॉडल्स मुझे लगता है मैंने आपको 70 से 80% करा दिया है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी काम कल करेंगे। आगे की क्लास में देखते हैं मॉडल्स को और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। चलिएगा आज के लिए इतना ही, बाकी सभी को टाटा बाय बाय।